नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के साथ 10वें शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब अगला खबर देखिए। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कहा कि भारत आतंकवाद पर किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा कि देश को अपने लोगों की सुरक्षा का पूरा हक है और भारत आगे भी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। जयशंकर ने SCO देशों से भी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की। बैठक में संगठन में सुधार, साइबर सुरक्षा, नशे के कारोबार और अपराध रोकने पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने SCO की भाषा अंग्रेजी करने का सुझाव भी दिया। अब अगला खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी सत्य साईं बाबा के मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ की। पीएम मोदी ने पुट्टपर्थी में रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। देश के 272 नागरिकों ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कथित तौर पर बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। इनमें 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। खत में लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार हमला किया है और कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 100% सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि भारत का संविधान सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष है, जो इसका बुनियादी ढांचा है और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। उनके मुताबिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना होगा, जो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी विचारधारा व्यक्त करने की आजादी है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक नया सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें आरोपी उम्र फरीदाबाद की एक दुकान पर अपना फोन चार्ज करता दिख रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। वहीं इस मामले में शामिल 3 डॉक्टरों का लाइसेंस नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद किए गए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 को फिर से खोल दिया गया है। और आपको पता ही होगा, दिल्ली जैसी ही जम्मू के नौगांव थाने में भी धमाका हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत और 32 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट फटने से ये हादसा हुआ। पुलिस ने साफ किया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। अब एक और बड़ा दावा सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट ISI ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए करवाया। इसमें अफगानिस्तान और तुर्की जैसे देशों का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली NCR में धार्मिक उन्माद फैलाने वाला नेटवर्क भी चल रहा था। नोएडा में भी अल-फलाह जैसा ब्रेन वॉश सेंटर मिला है। दिल्ली पुलिस ने अब नई वैन और मोटरसाइकिलें तैनात की हैं ताकि संकरी गलियों में भी रात के समय गश्त हो सके। इसके साथ ही मस्जिदों में रुकने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इमामों को कहा गया है कि जमातियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। और अब सबसे बड़ा खुलासा, इस केस की मुख्य लेडी आतंकी शाहीन देश छोड़ने की तैयारी में थी। ब्लास्ट से 7 दिन पहले उसने पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था। इसका कोड नेम था मैडम सर्जन। ये फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट में रहती थी। NIA की टीम बुरहानपुर भी पहुंच चुकी है और यूनिवर्सिटी नेटवर्क की जाँच चल रही है। हरियाणा के नूह में भी 3 डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। तीनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। अल-फलाह मस्जिद के इमाम की पत्नी ने भी बताया कि मुज़मिल ने दोस्त का सामान रखने के बहाने कमरा लिया था और उम्र रोज मस्जिद आता था। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यही बड़े अपडेट सामने आए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अगले हफ्ते नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। नई सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंच चुके। अब बड़ा सवाल यही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? CM फेस पर चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है। उधर राहुल गांधी ने फिर से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। विपक्ष की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और वे 2 हफ्ते में इसका जवाब देंगे। वहीं PM मोदी ने गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने जाति की राजनीति को ठुकरा दिया और विपक्ष को इस हार के सदमे से उभरने में कई महीने लगेंगे। गुजरात दौरे में PM मोदी पंडोरी माता मंदिर भी गए और पूजा की। जनजातीय गौरव दिवस पर नर्मदा में 9,700 करोड़ के विकास कार्यों और 2,000 करोड़ की कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी गई। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में PM मोदी ने कई बड़े ऐलान भी किए। इससे पहले दिल्ली में बिहार जीत का जश्न मनाते हुए PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। उन्होंने पूछा, छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत कैसे करेंगे? राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच देखिए, बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला माना जा रहा है। RK सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी कहा था और नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। बगावत के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब अगली खबर,
भारत से अब विदेशों में 1.5 मीट्रिक टन चीनी भेजी जाएगी। सरकार ने चीनी निर्यात की अनुमति दे दी है, जिससे चीनी कंपनियों से जुड़े कई स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन लॉन्चिंग की खबरें तेज हो गई हैं। फिलिप्स अब भारतीय बाजार में एंट्री के लिए तैयार है। फोन से लेकर लैपटॉप तक कई नए प्रोडक्ट्स जल्द लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही SBI के ग्राहकों के लिए बड़ा झटका भी आया है। 1 दिसंबर से SBI का M कैश फीचर बंद हो रहा है। बैंक ने ऑफिशियल घोषणा कर दी है कि इस बदलाव के बाद आप बिना लाभार्थी रजिस्ट्रेशन किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल से पैसे नहीं भेज पाएंगे। SBI ने सलाह दी है कि अब ग्राहक सुरक्षित ऑप्शन जैसे UPI, IMPS, NEFT और RTGS का इस्तेमाल करें। सीधे शब्दों में M कैश SBI का एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर तरीका था, जो अब 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा। लिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई आपको कॉल करके कहे कि पेंशन के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करो, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, ये फ्रॉड हो सकता है। नवंबर से सरकार खुद लाइफ सर्टिफिकेट का अभियान चला रही है, इसलिए 30 नवंबर तक लोगों से ये सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई लोगों ने शिकायत की है कि फर्जी कॉल आ रहे हैं, जहां OTP, मोबाइल नंबर और आधार की डिटेल मांगी जा रही है। अपनी पर्सनल जानकारी किसी को मत देना, वरना प्राइवेसी और डेटा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं और आपके बैंक खाते से पैसे भी कट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से ही कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। अकासा की पहली फ्लाइट दिल्ली से चलेगी और इंडिगो 10 शहरों को जोड़ेगी। 2026 तक यहां 9 करोड़ पैसेंजर्स की सुविधा भी बनने वाली है। इससे देश में हवाई यात्रा का बिजनेस और बढ़ेगा। और वहीं देखिए, सरकार कुछ नए नियम और कानून लेकर आ रही है। अब कोई भी कंपनी आपका डेटा लेगी तो पहले बताएगी कि क्यों ले रही है और उस डेटा का क्या करेगी। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट भी अब पेरेंट्स की अनुमति से ही बनेगा। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी DPDP एक्ट 2023 अब पूरे नियमों के साथ लागू हो चुका है। अभी एक दिन पहले सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों की प्राइवेसी मजबूत होगी और साथ ही इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्ट की 5 अहम बातें: कंपनियां बिना कंसेंट के डेटा नहीं ले पाएंगी, डाटा सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होगा, डेटा लीक होने पर तुरंत कार्रवाई होगी, शिकायत करना आसान होगा और पूरा सिस्टम डिजिटल तरीके से काम करेगा। इस एक्ट में कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी और स्टोरेज लिमिटेशन जैसे नियम शामिल हैं। मतलब कंपनियों की पूरी जवाबदेही तय होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटे में अपराधी जेल के शिकंजे में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। रोहिणी आचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने X पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दाम काफी गिरे हैं। सोना 1.21 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो 3 दिन में 5,188 रुपए कम हुआ। चांदी 3,083 रुपए गिरकर 1.52 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, पर ये न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। जब सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में नाकाम होती है तो कोर्ट को दखल देना पड़ता है। हालांकि उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला अपडेट देखिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। कई जिलों में गाड़ियां जलाई गईं और ढाका में सबसे ज्यादा हिंसक गतिविधियां हुईं, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। ईरान ने 22 नवंबर 2025 से सामान्य पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब भारतीयों को ईरान में प्रवेश के लिए वीजा लेना जरूरी होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले शुरू की गई वीजा छूट स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और बिहार में अपना प्रयास जारी रखेंगे। पीके ने कहा, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हैं। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर के डाउन होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इंटरनेट पर हजारों X यूजर्स ऐप और वेबसाइट को यूज न कर पाने की शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग AI चैट मॉडल ChatGPT और Cloudflare के डाउन होने की भी शिकायत कर रहे हैं। Cloudflare इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। X यूजर्स का कहना है कि वे ऐप को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली लाल किले के पास आतंकी हमले के मामले में श्रीनगर के जासिर बिलाल वानी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। NIA की मांग पर कोर्ट ने जासिर को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। जसीर पर आतंकी उमर उन नबी को ड्रोन और रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद देने का आरोप है। जांच में हमले के तार कश्मीर से जुड़ गए हैं।
यूक्रेन ने रूस को टक्कर देने के लिए फ्रांसिस और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। यह डील 10 साल में पूरी होगी। इसमें ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं।